मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके जो भी एग्जाम वनडे होने वाला है उसमें यह सीरीज काफ़ी कारगर साबित होता है। जो स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़े और इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और जो भी स्टूडेंट अभी शुरू से अंत तक मेरे सीरीज से जुड़े होंगे उनके जीके जीएस की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी, उनको खुद अनुभव होता होगा। तो मैंने अभी तक 101 वीडियो इसमें डाल चुका हूं और इसका 101 का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मेरे मिल जाएगा, जो कि मिशन जीएस एकेडमी पटना से मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है। और वीडियो सारे प्लेलिस्ट में है, जो स्टूडेंट नहीं देखें वो जाके प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख लें, क्योंकि चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। और बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस डेली दोपहर में चलता है, वो सप्ताह में 7 दिन चलता है। अभी तक प्लेटफॉर्म का 20 सेट अपलोड कर दिया गया और स्पार्क का भी 17 सेट अपलोड कर दिया गया है, यानी कि टोटल 37 सेट अपलोड किया गया है। उसका वीडियो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो भी चीज़ का अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, वहाँ पे सारे चीज़ का पीडीएफ डाला जाता है। और बिहार करंट का भी 10 सेट डाला गया है, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लें और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का भी आपको 20 सेट डाला गया है, उसका भी पीडीएफ आपको वीडियो टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप फॉलो करते होंगे। अगर आप ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जितना मेहनत आपको जीके जीएस पे करना है उतना ही मेहनत आपको मैथ रीजनिंग पर भी करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से किसी का रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट होने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट पर एवरेज तैयारी होनी चाहिए, तभी रिजल्ट होता है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इस बात को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी आपको 3 और ऑप्शन डी 2। तो लोकसभा में कितने राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इस बात को पूछा है। तो इसमें 2 मनोनीत लोकसभा में राष्ट्रपति करता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव जो कल है काउंटिंग हुआ है, उसमें राष्ट्रपति आपको द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि भारत की प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति बनी है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आवरण की बात आपको अनुच्छेद 330 में कहा गया है। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रपति दोगो करता है वो अनुच्छेद 331 में कही गई है। इस बात को भी याद रखेंगे, यहाँ से अनुच्छेद पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी विदेश मंत्री। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण आपको ऑप्शन बी यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री की बात करें तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री है। उन्होंने दूसरी बार वित्त मंत्री का पद संभाला है। और प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, जो कि लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। और विदेश मंत्री वर्तमान में एस जयशंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद का कौन सा अंग नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि संसद का कौन सा अंग नहीं है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी राज्यसभा। तो संसद का अंग आपको ऑप्शन ए यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की बात कहा गया है। उपराष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 69 के तहत लेता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि महिला दूसरी राष्ट्रपति बनी है। और दलित पूछेगा तो प्रथम राष्ट्रपति होगा। और प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली सहगल थी। कुछ ऑप्शन सी की बात करें तो लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में कहा गया है और राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति
लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 86। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है। वही अनुच्छेद 84 की बात करें तो अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए आहारता की बात कही गई है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड यानी कि क्षमा का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 84। तो मृत्युदंड के बदल सकता है राष्ट्रपति उसकी सजा को, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 72 में इस बात को कहा गया है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कही गई है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात कहा गया है। अनुच्छेद 84 में अभी ही चर्चा किया हूं कि संसद के सदस्यों की आहारता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 6, आंतरिक अशांति के कारण देश में राष्ट्रीय आपात कब घोषित हुआ था? आंतरिक अशांति, ऑप्शन ए 14 जून 1974, ऑप्शन बी 25 जून 1975, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1975 और ऑप्शन डी 6 मार्च 1975। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 25 जून 1975 को अशांति तरीका से देश में राष्ट्रीय आपात की बात कही गई थी। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 145, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 126। तो अध्यादेश जारी राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 123 के तहत। वही राज्यपाल को पूछता तो इसका आंसर हो जाता आपको 213। और 126 की बात करें अनुच्छेद की तो कार्यकारिणी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात कहा गया अनुच्छेद 126 में। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए 1/3 सदस्य, ऑप्शन बी 2/3 सदस्य, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन डी 3/3। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1/3 सदस्य जो कि राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति की शपथ आपको ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति दिलवाता है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। वही राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है अनुच्छेद 60 के तहत। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ प्रथम दलित राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अभी भी दलित ही राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रथम पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी बीबी गिरी, ऑप्शन सी के.आर. नारायण और ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि के.आर. नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और सबसे युवा राष्ट्रपति आपको संजीव रेड्डी थे और निर्विरोध भी चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। और ऑप्शन बी की बात करें तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह ऐसे एक राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो का प्रयोग किया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बीबी गिरी, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद और ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपको ऑप्शन बी बीबी गिरी को चुना गया था। बीबी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद छोड़कर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और यह दार्शनिक राष्ट्रपति भी थे। 1954 में इन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार।
तो ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो भारत के जो चुनाव लड़ने वाली थी राष्ट्रपति प्रथम महिला आपको कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली आपको प्रतिभा पाटिल थी जो कि महाराष्ट्र से थी, और इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? ऑप्शन ए 4 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 4.5 लाख और ऑप्शन डी 6 लाख। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन की बात ऑप्शन बी यानी कि 5 लाख होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जो कि भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं? तो ऑप्शन ए PN भगवती, ऑप्शन बी RN पाठक, ऑप्शन सी रंगनाथ मिश्र और ऑप्शन डी M हिदायतुल्ला। तो भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जो थे मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी M हिदायतुल्ला होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई भी नागरिक कितने दिनों तक मंत्री के पद पर रह सकता है? अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतता है तो संसद का सदस्य अगर नहीं भी वो रहता है तो मंत्री परिषद में कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? तो ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 3 माह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 6 माह के अंदर में उसे कहीं से भी निर्वाचित होकर आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, अभी तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है? तो अभी तक कितनी बार हो चुका है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार और ऑप्शन डी 4 बार। तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। जो पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा था आपको 1962 में, दूसरी बार आपको 1971 में और तीसरी बार अशांति के कारण 1975 में लगा था। और राष्ट्रीय आपात की बात अनुच्छेद 352 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, आपातकाल की उद्घोषणा में कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति जरूरी है? आपातकाल की जब उद्घोषणा होती है तो कितने दिनों के अंदर में संसद की स्वीकृति लेना जरूरी है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 1 महीना, ऑप्शन सी 2 महीना और ऑप्शन डी 6 महीना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1 महीना के अंदर स्वीकृति लेना अति आवश्यक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। यह क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन करता है। बहुत लोग इसमें 6 मंथ मारते हैं और इसी में अगर 14 दिन रहता तो बहुत लोग 14 दिन इसका आंसर देते। तो 1 महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? किसी भी राज्य में ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 355 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रपति शासन की बात आपको अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगर वहाँ के राज्य संवैधानिक तौर को उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन आपको पंजाब में लगाया गया था 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, और वित्तीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया गया, जो कि अभी तक कभी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 59, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा कितनी होती है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा, यानी कि 3 वर्ष। पहले लगता है 6 माह, उसके बाद फिर बढ़ाया जाता है। ऐसे ऐसे कर कर आपको 3 साल तक लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार राष्ट्रपति शासन आपको पंजाब राज्य में लगा था। क्वेश्चन नंबर 20,
राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आपको राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 352 के तहत। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष की बात कहा गया है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है और कोटा से सांसद भी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद की सुनवाई कौन करता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवाद होती है तो इसका सुनवाई कौन करता है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है और भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। मंत्रिमंडल की बात करें तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात घोषित की जा चुकी है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी एक भी बार नहीं। तो वित्तीय आपात की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वित्तीय आपात 360 के अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। वही 3 बार आपको राष्ट्रीय आपात लगा है अनुच्छेद 352 के तहत और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगा है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाअभियोग ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 के तहत और ऑप्शन डी अनुच्छेद 85 के तहत। तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया आपको ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करता है तो उस पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है। वही अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड अगर उसको सजा मिला है तो उस सजा को चेंज कर सकता है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है क्षमादान। अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण लेता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात कही गई है और अनुच्छेद 85 की बात करें तो लोकसभा के भंग अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस निर्वाचन में कौन भाग लेता है, इस बात को पूछा गया है। जो हाल ही फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कल ही इसकी काउंटिंग भी हुई जिसमें द्रौपदी मुर्मू प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति बनी है जो कि क्रम से 15वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से सभी भाग लेते हैं। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पर निर्वाचित सदस्य कह रहा है, ये नहीं कि मनोनीत कभी भी भाग नहीं लेते हैं, यानी कि निर्वाचित ही भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक की आवश्यक कितनी होनी चाहिए? मतलब उसको अनुमोदक और प्रस्तावक कितना होना चाहिए, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 40-30, ऑप्शन बी 40-40, ऑप्शन सी 50-50 और ऑप्शन डी 50 और 60। तो राष्ट्रपति के नामांकन में प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या की बात करें तो 50-50 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कह रहा है तो अनुच्छेद आपको 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 72। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि निर्वाचन के उल्लेख की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कहा गया है।
और अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसमें कहा गया है, मैं राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं मैं आपके सामने आज सारे अनुच्छेद को चर्चा कर दे रहा हूँ। आप जरूर इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे, अच्छे से याद करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई है, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 तो आपके क्वेश्चन में पूछा ही गया है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात यानी तरीका की बात। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में कहा गया पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता यानी कि राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है, इस बात को अनुच्छेद 57 में कहा गया है। और 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं यानी कि कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में कहा है राष्ट्रपति के लिए शर्त। अनुच्छेद 60 में कहा गया, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। और अनुच्छेद 61 में कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 में कहा गया राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय की रिक्तियाँ। तो इस तरह मैंने जितने भी अनुच्छेद बताया है 8-10 अनुच्छेद, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनुच्छेद 72 का मैंने चर्चा पहले भी किया है, क्षमादान की प्रक्रिया राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के लिए कार्य शक्ति किस देश के शासन अध्यक्ष समतुल्य है। तो कौन सा देश से समतुल्य है मैंने एक जैसा है। ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी कनाडा। तो राष्ट्रपति क्या बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि इंग्लैंड से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और इंग्लैंड के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम नागरिक आपको ऑप्शन ए सी राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता आपको 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और भारत के नागरिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में, और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को आगे चर्चा किया हूँ, फिर भी मैं चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। तो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो किस राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी यानी कि पंजाब में 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन आपको उत्तर प्रदेश में लगा है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए रायसीन पहाड़ी पर, ऑप्शन बी अरावली पर्वत पर, ऑप्शन सी गिरनार की पहाड़ियाँ पर और ऑप्शन डी हिमाचल पर्वत पर। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रायसीन की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है। अरावली की पर्वत आपको राजस्थान में है। इसके सबसे ऊंची शिखर जो है गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली आपको राजस्थान में पड़ता है, सबसे प्राचीन पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 31, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वित्तीय आपातकाल ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 365। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि वित्तीय आपात की बात कर रहा है तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी बीपी मेनन। तो भारत के प्रथम
उप प्रधानमंत्री की बात कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक ऑप्शन ए 13 मई 1952, ऑप्शन बी 4 मार्च 1954, ऑप्शन सी 5 अगस्त 1950 और ऑप्शन डी 16 जनवरी 1951। तो राज्यसभा की पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, इस बात को पूछा गया। तो ऑप्शन ए 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? अविश्वास से हटा दिए गए थे। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो अविश्वास प्राप्त करने वाला प्रधानमंत्री जो थे आपको अटल स्वामी विश्वनाथन प्रताप सिंह थे, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। भारत के चौधरी चरण सिंह ऐसा प्रधानमंत्री थे जो कि संसद में एक भी दिन उपस्थित नहीं हुए। मोरारजी देसाई की बात करें, जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में थी तो उस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। सबसे बूढ़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ही है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों के यानी वर्षों का होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन समझने की जरूरत है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, अगर यही पूछता राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता तो उसका कोई सीमा नहीं है। और राज्यसभा के सदस्यों का बोला है तो आपको इसका आंसर 6 वर्ष होगा। इसलिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसको सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के 35 वर्ष, राज्यपाल का भी 35 वर्ष होना चाहिए और विधान परिषद का 30 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, आज के पीडीएफ में मात्र 36 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन पॉलिटी के थे और राष्ट्रपति से ज़्यादा क्वेश्चन था। आपकी एग्जाम में इस सेट से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर ही पूछा जाएगा, आप अच्छे से याद जरूर ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 12। तो कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो इस तरह आज 36 क्वेश्चन जो इस पीडीएफ में थे, 36 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के डीपली डिस्कशन किया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी जहर साबित होगा। यह सीरीज जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप जल्द से जल्द जुड़ें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप एग्जाम में जाएंगे तब इसकी फ़ायदा आपको समझ में आएगा। तो जो स्टूडेंट मेहनत करके पढ़ते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है। आप भी मेहनत करके पढ़ें, आप जरूर सफल होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी सीरीज चलाता हूं आप उस सीरीज में पार्टिसिपेट होते होंगे और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है, तभी आपकी तैयारी के अंदाज़ा लगेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में और जो भी आपका ग्रुप है टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी स्टूडेंट को इससे ज़्यादा लाभ मिले। और मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी से चलता है, आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारे पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन वहीं पर दिया जाता है, तो इसलिए आप उसे अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर आपको दोपहर 12 बजे बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स के टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।